मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या अंग्रेजी में जिसे प्रेम्बल कहते हैं उसके बारे में विशेष अध्ययन करने वाले हैं। उद्देशिका प्रस्तावना है क्या, इसे एक सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो जिस प्रकार हम कोई पुस्तक जब खोलते हैं, कोई पुस्तक जब खरीदते हैं तो उसका पहला जो पृष्ठ होता है उस पे पृष्ठभूमि लिखी होती है। पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये पुस्तक जो है उस पुस्तक में क्या क्या समावेश है, किन किन पहलुओं पे चर्चा की गई है, उसके बारे में जो है डिटेल वर्णन किया होता है। उसी प्रकार से जब हम संविधान का जो बुक है, जो किताब है, उसे जब हम उलटते हैं तो उसका पहला जो आपका अध्याय मिलता है वो है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो आपके संविधान का, पूरे संविधान का निचोड़ है। प्रारंभ में जब संविधान बना तो लोगों ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो बस एक औपचारिक रूप से ये बताया गया है, संविधान निर्माताओं के द्वारा उनके मन की उपज है, यानी उनकी सोच को व्यक्त कर दिया गया और कुछ भी नहीं है प्रस्तावना। लेकिन बाद में 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार एक बाद आया था, एक केस आया था जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है आपके संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी वो आपका आधार है जिसपे आपका पूरा संविधान जो है वो टिका हुआ है और आप अपने प्रस्तावना में जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में जो है वो संशोधन नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला जो था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया प्रस्तावना को लेकर। उसमें दो राइटर्स का नाम जो है काफी उल्लेखनीय है। पहला है आपका अर्नेस्ट बर्गर, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, और दूसरा है ननी ए पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो उसका बायोडाटा देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की क्या खूबियां है, क्या मेरिट, क्या डिमेरिट है, उसका नाम क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई। उसी तरीके से जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें अपने संविधान का जो निचोड़ है, जो मूल भाव है, वो प्रकट होता है। प्रस्तावना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये संविधान सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावना को जो है संविधान में इंक्लूड करना चाहिए। जिसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया और उसे संविधान में इंक्लूड करने की जो बात थी उसे मान ली। उसके बाद संविधान में जो है आपका प्रस्तावना इंक्लूड हो गई। अब बात आती है कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना की शुरुआत कुछ इस तरीके से लाइन से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शुक्ल सप्तमी एतम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये आपका पूरा प्रियम्बल्स है। जिस तरीके से हमें अपना राष्ट्रगान पूरी तरीके से याद होता है, हर भारतीय को ये प्रियम्बल जो है, ये प्रस्तावना जो है याद होना चाहिए। कारण क्या है इसके पीछे मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इस प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे संविधान में। मैंने पहला लाइन बोला हम भारत के लोग, इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। इसका मतलब है ये जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा लिखा गया है।
जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान सभा में सदस्य बैठे हुए थे, वो भारतीयों के प्रतिनिधित्व थे, वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी भारत के जो लोग हैं उन्होंने उस संविधान को का निर्माण किया है। ये आपका पहला लाइन करता है, हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का क्या मतलब है कि भारत जो है आंतरिक दृष्टिकोण से या बाह्य दृष्टिकोण से किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं। जैसे कि पूर्व में 15 अगस्त 1947 से पहले की बात की जाए तो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, हम किसी और देश के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली उसके बाद हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ, तो संविधान में लोगों ने ये विशेष ध्यान रखा कि जो चीजें, जो गलतियां पहले हो चुकी है वो दोबारा दोहराई ना जाए। इसे ध्यान में रखकर हमारे संविधान में इस बात को विशेष कर बताया गया कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के उपनिवेश नहीं। जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को जोड़ने की बात आई तो उसके बाद एक विवाद उठा। विवाद क्या था कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ नेशन का जो है वो एक सदस्य अभी भी है। तो कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसका जो प्रमुख होती है वो आपकी ब्रिटेन की महारानी होती है। यानी इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये सोच सकते हैं कि ब्रिटेन की महारानी की जो है सत्ता वहां पे चलती है, जितने भी और देश होते हैं उनके अंडर में होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलत किस मैटर में? क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य होना कहीं पे भी ये नहीं कहता है कि आपको जबरन उसका सदस्य रहना ही पड़ेगा, वो इच्छा पे निर्भर है। अगर आज भारत चाहे तो आज जो है कॉमनवेल्थ नेशन की सदस्यता को त्याग कर सकता है। यानी वो उसके लिए बाधित नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। यानी अपने इच्छा से किसी देश, किसी नेशन का सदस्य बनना ये नहीं है कि हम उसकी अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे संप्रभुता को जो है किसी प्रकार का कोई ठेस नहीं पहुंचता है कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य होने से। अगला है आपका समाजवादी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है आपके 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके संविधान में जोड़ा गया है। यानी 1976 से पहले आपके संविधान में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का वर्णन नहीं किया गया था। इसके ऊपर एक स्टोरी है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय केटी शाह एक सदस्य थे संविधान सभा के। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भारत के जो संविधान है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। जब उन्होंने इस बात को उठाया तो सबसे पहला विरोध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है हमारे संविधान में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने। उन्होंने कहा जब हम लोगों को मूल अधिकार दे रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व दे रहे हैं जिसमें ये ऑलरेडी कहा जा चुका है कि हम लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, समाजवादी के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार जब हमने वर्णित कर ही दिया है तो फिर क्या जरूरी है कि हम अपने प्रस्तावना में जो है पंथनिरपेक्ष या समाजवादी शब्द जोड़ें। बहुत ज्यादा उन्होंने विरोध किया जिसके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं जोड़ा। लेकिन बाद में उन्हीं की सुपुत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 1976 ईस्वी में पुनः इस शब्द को प्रस्तावना में जुड़वाया गया, जबकि आपके देश में उस समय आपातकाल थी। चलिए इसे छोड़िए, आगे चलते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया। समाजवादी कहने का क्या मतलब है? समाजवादी दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर भारतीय समाजवादी शब्द का प्रयोग हम करते हैं, इसका मतलब ये है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में जो है निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का अस्तित्व जो है वो बरकरार है। यानी कोई भी उद्योग अगर स्थापित होता है तो उसमें सरकारी इन्वॉल्वमेंट भी होती है और निजी कंपनियों में भी इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी पूंजी का जो साधन है उसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों का जो है वो अधिकार होता है। इस
तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी है, लेकिन वो काफी ज्यादा लचीली है। पूंजी के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। यानी कोई भी चीज का अगर हमें उत्पादन करना है तो उसके लिए 5 चीजें अनिवार्य होती है, जो पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा है श्रम, संगठन और 5वां है आपका साहस। इसी तरीके से अगर भारतीय समाजवाद को छोड़कर अन्य देशों में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर अगर साम्यवाद को हम उठाते हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन के पास है, तो वहां पे निजी कंपनियों की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी पूरा नियंत्रण जो होता है वो राज्य यानी सरकार का होता है, निजी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये आपका था समाजवादी। उसके बाद अगला है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश अगर खुद को पंथ निरपेक्ष राज्य या देश घोषित करता है, इसका अर्थ ये है कि किसी भी देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, लेकिन उसके देश में जो भी लोग विभिन्न प्रकार के धर्म को मान रहे होंगे उसका सम्मान करना, उसे प्रोत्साहन देना, ये जो है सरकार का काम होगा। यानी आपका सरकार का या देश का जो है कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पे जो भी देश के लोग या जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं उनके धर्म का सम्मान करना भी जो पंथ निरपेक्ष के तहत आता है। उसके बाद है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का मतलब है लोगों का शासन, यानी वैसा देश जहाँ लोगों का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र कैसे हर साल जो है हर 5 वर्ष के बाद जो है वो चुनाव होता है। आम प्रजा जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजती है और वही प्रतिनिधि मिलकर के जो हमारे प्रधानमंत्री का निर्माण करके जो मूल रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के हमारे देश का शासन जो है वो चलाते हैं। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो लोगों का शासन जो है वो हमारे देश में है। ये आपका लोकतंत्र है। अगला है आपका गणराज्य। गणराज्य कहने का मतलब है आपका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी आपका जो सर्वोच्च राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो हमारे यहाँ भारत की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होंगे। वंशानुगत कहने का मतलब क्या है? अगर रामनाथ कोविंद की बात करें जो भी वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अगर भारत में गणराज्य नहीं होता, अगर भारत में वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष होता, तो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के पहले, उनके सुपुत्र जो है अगले राष्ट्रपति होते। जब वो हट जाते तो उनके अगले सुपुत्र जो है वो राष्ट्रपति होते। इस तरीके से एक ही वंश का जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो राष्ट्रपति बनता जाता है। इसे जो है वंशानुगत कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे गणराज्य होने से ये फायदा है कि लोग जो है अपने पसंद से हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करके उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत करते हैं, ना कि वंशानुगत। ये आपका गणराज्य होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में जैसे मैंने आपको बताया कि गणराज्य की व्यवस्था है। उसके बाद है आपका न्याय। न्याय में आपके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक कहने का क्या मतलब है? मूल अधिकार की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारे समाज में यानी कि मैं लड़की हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मैं दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर धन दौलत, आर्थिक यानी मेरे पास कम जमीन है, कम रुपया पैसा है तो इस बेसिस पे मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, या फिर राजनीतिक यानी किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं, किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं। इस तरीके का जो हमारे यहाँ पे भेदभाव है उसे आपका खत्म करता है आपकी प्रस्तावना। यानी हमारे प्रस्तावना में ही ये बात वर्णित है कि जो हमारे यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो हर व्यक्ति का मूल अधिकार भी है, उसे हमारे प्रस्तावना भी दोहराता है और ये बताता है कि हमारे यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इस आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है आपका स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑब्वियस सी बात है, हमारे मन में अगर कोई बात होती है तो हम लोगों के से जो है उसका शेयर करते हैं कि मेरे पास जो है ऐसा विचार आ रहा है, ठीक है। अभिव्यक्ति कहने का मतलब है मेरे अपनी सोच अंदर से जो कुछ व्याख्या करने का होता है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं कि नहीं मेरी भी ऐसी सोच है, मैं ऐसा सोचती हूँ। विश्वास करने का मतलब है मुझे किस धर्म में, किस संस्था में, किस व्यक्ति में विश्वास है, ये भी मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे स्वतंत्रता दी गई है इस बात की। धर्म यह आपके मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है कि आप जिस धर्म को भी मानना चाहो मान सकते हो। उसके बाद उपासना, मुझे किस देवता की पूजा करने, किस देवी की पूजा करने, किसे मानना है, किसे नहीं मानना है, ये जो है आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन जो है आपके प्रस्तावना में की गई। उसके बाद है समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कहने का क्या मतलब है, हमें सम्मान पूर्वक जीने एवं मरने की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा इसे कहते हैं। प्रतिष्ठा मतलब हम जी रहे हैं तो हमें सम्मान मिलना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, हाल ही में आप लोगों ने 1 साल पहले की, आई थिंक 2019 की स्टोरी है, केजरीवाल ने शायद कुछ कमेंट्स किया था अरुण जेटली पे, जिसके बाद जो है मानहानि का केस चला था। बाद में केजरीवाल ने सॉरी बोल दिया, माफीनामा लिख करके दिया कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मैं आपके भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कहने का मतलब क्या है कि हमें अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता दी गई कि आप जो है बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, अनाप शनाप बकते चलोगे, किसी को गाली दे दो, किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो उसी में आपके अनुच्छेद 19 में भी ये वर्णन किया गया है कि आप कोई ऐसी बात ना बोलो जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, उसके गरिमा को ठेस पहुंचे, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आप दंड के भागीदार हो और आपको सजा भी मिल सकती है। यानी इस तरीके से प्रतिष्ठापूर्ण जीना जो है आपके संविधान में वर्णित है। उसके बाद अवसर की समता, अवसर की समता हमारे मूल अधिकार में भी वर्णित किया गया, जैसे कि सरकारी नौकरी पाने का अवसर, किसी भी पद पे प्रतिष्ठित होने का अवसर, ये आपके अवसर की समता के बारे में जो है डिफाइन करता है। अगला है आपका बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। जब आपके संविधान, आपके प्रियम्बल ने इतने तरह की आपको छूट दी, इतने तरह का आपके लिए सुविधा मुहैया करवाया, इतने तरह की समता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके की सुख सुविधा आपको दी, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप अपने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखें, अपने देश की गरिमा को बनाए रखें। आप कोई ऐसा बात ना बोले जिससे किसी व्यक्ति को, अपने देश को, आपके देश के किसी अन्य तंत्र को बुरा लगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक प्रावधान है न्यायालय की अवमानना, यानी न्यायालय के बारे में अगर कोई आप गलत शब्द का प्रयोग करते हो, उस पर अविश्वास जताते हो, अपने संविधान के प्रति अविश्वास दिखाते हो, उस कंडीशन में आपको जो है सजा भी दी जा सकती है। यानी कि आपको अपने देश की, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आपका संविधान जो है वो प्रोत्साहित करता है कि आप अपने देश की एकता अखंडता बनाए रखें। ये आपका है टोटल प्रियम्बल्स। इसके बाद प्रियम्बल से किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आई थिंक 2018 में यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था पीटी का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय, समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता की व्याख्या की गई। ऑप्शन था ऑप्शन ये था बी था
ये आपके 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। भारतीय संविधान में कितने तरह के न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता की व्याख्या की है? हम पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? पहला 3। यहाँ पे अगर हम न्याय, पहला क्या पूछा था? न्याय, 1, 2, 3 यानी 3 तरह के न्याय जो है वो दिया गया। ये ऑप्शन ए में जो है आपका पहला 3 है, ये सही है। समता के बाद पूछा था स्वतंत्रता, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। दूसरा में पूछा था समता, 1, 2 समता है आपका। बंधुता, ये आपका पूरा एक लाइन है, यानी 1। यानी इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होता है। इसके अतिरिक्त जो तीनों ऑप्शन है आप इसमें मिला लें, इन तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं। यानी आप सोच सकते हैं कि जब तक आपको आपके संविधान की प्रस्तावना जो वो पूरी तरीके से याद नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि जिस तरीके से हमें अपना राष्ट्रगान जन गण मन याद है, उसी प्रकार से आपके संविधान का प्रस्तावना जो वो भी पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, ताकि प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे बहुत ही आसानी से, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, आप और क्वेश्चन जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रस्तावना से जो क्वेश्चन है वो है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, ये सब कब जो है प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपके संविधान में इसे जोड़ा गया था। इसीलिए अलग अलग तोड़कर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, समाजवादी कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, अखंडता कब जोड़ी गई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रस्तावना से बनते हैं। जैसे प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब जो है वो स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस तरीके से MCQ क्वेश्चंस जो है आपके बनते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहता है। आगे हम लोग आगे का टॉपिक जो है वो अगले क्लासेस में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो इस वीडियो से, इस लेक्चर से, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।